हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो हमारे बीएससी पार्ट 3 के सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर तक यानी 5वें लेक्चर तक उस लेक्चर में हमने क्या निकाला था, बोर्न और मेयर ने जो रिपल्सिव टर्म दी थी पोटेंशियल एनर्जी की, उसको लिखा था, ठीक है, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी। आज हम प्रतिकर्षी घातांक, वहाँ पर जो u r बराबर बी ई की पावर r अपॉन रो होता है, तो b भी एक क्या है, नियतांक है, और रो भी क्या है, एक नियतांक है, लेकिन उस रो को क्या बोला जाता है, प्रतिकर्षी घातांक। ठीक है, तो हमें उसको कैलकुलेट करना है आज। चलो, और ये क्या होता है कि नियतांक होता है। प्रतिकर्षी घातांक रो का आयनिक क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी आयनिक आबंध की बात कर रहे हैं, उसी में चल रहा है। फिर दूसरा नंबर आएगा सहसंयोजक आबंध का, यदि आज समय बचा उसको भी कंसिडर कर लेंगे। आयनिक क्रिस्टल की संपीड्यता, संपीड्यता यानी का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। ये हमारा आज का टॉपिक है, प्रतिकर्षक घातांक रो का आयनिक क्रिस्टल की संपीड्यता से निर्धारण। रो का मान निकालना है, किस प्रकार से निकालेंगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालना किससे है, आयनिक क्रिस्टल की संपीड्यता से निकालना है। किसको निकालना है, रो का मान निकालना है। जो यू आर का मतलब क्या है, रिपल्सिव, यू का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा थी, उसका मान था बी अपॉन ई की पावर आर अपॉन रो। आर तो वहां पर क्या है, अंतरानाभिक दूरी, रो क्या था, नियतांक था। उस नियतांक का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो, यदि हम बात करें संपीड्यता क्या होती है, तो संपीड्यता को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, और ये होता है बीटा बराबर, यानी आपने प्रेशर के रेस्पेक्ट में आयतन में फ्रैक्शनल चेंज कितना हो रहा है। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है कि आनुपातिक परिवर्तन, dv अपॉन वी, dv अपॉन वी। dv क्या है, चेंज इन आयतन, और v क्या है, इनिशियल। तो देखो फॉर्मूला लिख रहा हूं, सामान्य ताप और दाब पर आयनिक क्रिस्टल की संपीड्यता आयनिक क्रिस्टल की संपीड्यता, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। यह निम्न प्रकार परिभाषित होती है। इसका फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन v डिवाइडेड बाई dp। आपने प्रेशर अप्लाई किया, उसके रेस्पेक्ट में किसी भी क्रिस्टल, यहां पर कौन सा है, आयनिक क्रिस्टल, ठीक है, तो आयनिक क्रिस्टल के आयतन में फ्रैक्शनल चेंज कितना आता है, आनुपातिक परिवर्तन कितना होता है, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, बीटा।
या फिर इसको लिखेंगे, देखो 1/v बार आ जाएगा तो -1/v dv बाई dp, इक्वेशन नंबर 1। यहां से स्टार्ट करना है। अब हम इसका मान कैसे निकालें? बीटा को इंक्लूड करना है। आयनिक क्रिस्टल की संपीड़ितता यदि हमें ज्ञात होगी तो ही हम रो का मान निकाल सकते हैं। अब मुझे कैसे भी dv बाई dp का मान चाहिए, ठीक है। dv बाई dp का मान कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ऊष्मागतिक थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं। देखो ऊष्मागति का प्रथम नियम यूज करेंगे। क्या होता है ऊष्मागति का प्रथम नियम? dq बराबर du प्लस pdv। डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है? du प्लस डेल्टा w होता है। ओके, इसको एक्चुअल फॉर्म में डेल्टा क्यू लिखते हैं क्योंकि दोनों डेल्टा क्यू और डेल्टा w क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है, जबकि ये क्या होता है? अवस्था का फलन होता है, स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या लिखो? डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू बराबर होता है du प्लस डेल्टा w यानी pdv। अब यदि हम न्यून तापों की बात करें तो न्यून ताप पर यहाँ पर जो ये निकाय है, जो क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, वो किसकी तरह बिहेव करता है? एक विलगित निकाय की तरह, एडियाबेटिक क्रिस्टल की तरह, एडियाबेटिक सिस्टम की तरह। उसके लिए क्या होगा? डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा? 0। ये कंडीशन ली जा रही है, अदरवाइज हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कि अत्यंत न्यून तापों पर डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है? 0 होता है। जीरो करो ऐसे। ये सब आप जानते ही हो। P प्रेशर है, dV क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है, और du क्या है? इंटरनल एनर्जी में जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तन कितना हो रहा है। ठीक है बच्चों, अभी यहां से देख लो, इसको थोड़ा सा सोल्व करें। तो इसको जब सोल्व करते हैं थोड़ा सा, तो यहां से क्या आ रहा है? देखिए -p dv बराबर du, -p बराबर क्या आ रहा है? du आ रहा है। ठीक है, यहां से मैं निकाल लेता हूं -p इज इक्वल टू du बाई dv। -p बराबर du बाई dv। या अब इस -p का यानी प्रेशर का एक बार वॉल्यूम के साथ एक बार और अवकलन ले लो, तो ये बन जाएगा -dp बाई dv बराबर -dp बाई dv बराबर, इसका क्या हो जाएगा? d2u बाई dv स्क्वायर। ठीक है, क्या यहाँ तक? -dp बाई dv बराबर d2u बाई dv स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, यहां तक आ गए। अब देखो क्या करना है, यहां है dv बाई dp, उल्टा है जैसे। ठीक है, तो यहां से dp बाई dv का मान कितना है? d2u बाई dv स्क्वायर याद रख दो। अब मैं यही लिखता हूं कि समीकरण 1 व 3 से, अब यहां पर लिखना एक्चुअल में ये चाहिए कि समीकरण 1 में 3 से dp बाई dv का मान रखने पर, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर मान रखेंगे तो क्या आएगा? बीटा इज इक्वल टू -1/v, और ये dv बाई dp है, क्या है? -dv बाई dp। dv बाई dp का मान क्या होगा? यहां से dv स्क्वायर अपॉन d2u। ठीक है, माइनस माइनस आएगा ऑब्वियसली, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो मुझे d2u बाई dv स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? पूरे समीकरण को रिवर्स कर सकता हूं दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता समीकरण में। समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को यदि आप रेसिप्रोकल ले लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
v चला जाएगा ऊपर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां से हो जाएगा d2u बाई dv स्क्वायर। तो बना अपन बीटा बराबर वॉल्यूम, स्थितिज ऊर्जा में 2 बार आयतन के साथ परिवर्तन की दर। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहां पर आ रहा है 1 बीटा बराबर वॉल्यूम d2u बाई dv स्क्वायर। अब ये वॉल्यूम किसका है? उस क्रिस्टल का है। तो क्रिस्टल में हम अणुओं के बीच की दूरी r लेंगे और वॉल्यूम ले लेंगे। ठीक है, अभी लिखूंगा आपके सामने कितना वॉल्यूम होगा। ये क्या होगा? d2u बाई dv स्क्वायर। इसका मान भी निकालेंगे। ठीक है, यहां तक नोट करो एक बार। अब हमारी जो टास्क होगी, ठीक, हमें काम क्या करना है? हमें एक तो वॉल्यूम लिखना है और इसको हटाना है, और इसको ऐसे हटाना है कि इसमें किसका मान आ जाए? इसमें किसका मान आ जाए? रो का मान। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसमें 1 बीटा बराबर वॉल्यूम d2u बाई dv स्क्वायर आ गया। चलो माना क्रिस्टल में अणुओं के मध्य दूरी r है। तो प्रति अणु, ठीक है, प्रति अणु आयतन कितना होगा? प्रति अणु की बात करें इसलिए 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई 2r³ हो जाएगा। ठीक है, तो v बराबर कितना हो गया? v बराबर सिंपली हो गया 2r³। ओके, अब यहां से देखिए, यहां से मैं dv बाई dr निकाल सकता हूं। कितना आएगा? एक बार r के साथ इसका अवकलन कर दो, कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6r²। वो 4 था, इसको दे दो 5। यानी यदि मुझे dv बाई dr या dr बाई dv की जरूरत पड़ेगी, यदि मैं dr बाई dv लिखूंगा तो 1/6r² लिख दूंगा, 1/6r²। ठीक है, जरूरत के हिसाब से हम इसको पुट करेंगे, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? d2u बाई dv स्क्वायर की। चलो अब यहां d2u बाई dv स्क्वायर, ठीक, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देखो यहां पर अपने पास क्या है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, du बाई dv को du बाई dv, ध्यान से देखना, यहाँ u है यहाँ v है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। dr से dr कैंसिल, क्या बचेगा? यही बचेगा। ओके, या अब ऐसा मजेदार चीज क्या है? देखो ध्यान से देखने दे, हमें यही तो मान चाहिए d2u बाई dv स्क्वायर। ये तो एक्स्ट्रा ऐड किया है हमने, ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड किया। अब क्या करना है? a और b दो हैं, a और b दो हैं, तो पहले इसका अवकलन कितना हो जाएगा? d2u बाई dr²। लेकिन r भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? देखो आप इसका du बाई dr का क्या कर रहे हो? v के साथ अवकलन कर रहे हो, तो d2u बाई dr स्क्वायर सिंपली हो गया, लेकिन r भी डिपेंड कर रहा है v के ऊपर, तो r का भी होगा dr बाई dv। dr बाई dv ये एक तो ये आया है इसके अवकलन से, और एक पहले से है, तो
क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तो पहले से एक dr बाई डी इसका आएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर हो गया। ये ऐसे कैसे रहेगा, du बाई डी आर। ओके, dr बाई dv इसको कैसे लिखूं, d2r बाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से dr बाई डी लिख के उसका एक बार और अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए 1/12r। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन इसमें ध्यान से देखो, r बराबर r नोट पर, जब r किसके बराबर है, r नोट। r नोट क्या है, बॉन्ड लेंथ। जब उसके बराबर है, जब न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है, तो उस अवस्था में r का मान कितना होता है, r नोट। क्योंकि जब मैं r बराबर r नोट लिखूंगा तो u बराबर कितना आएगा, u नोट आएगा। तो इस अवस्था में क्या होगा, देखो हमने देखा था कि इस अवस्था में du बाई डी आर किस पर, r बराबर r नोट पर कितना होता है, क्योंकि u मिनिमम है तो उसका प्रथम अवकलन क्या होगा, 0 होगा। तो यदि मैं r बराबर r नोट लेता हूं तो ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अतः d2u बाई डी वी स्क्वायर r बराबर r नोट पर इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, इसके बराबर हो जाएगा d2u बाई डी आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मान किस पर, r बराबर r नोट पर इंटू डी आर बाई डी वी का होल स्क्वायर, ये भी किसके ऊपर है, r बराबर r नोट पर, और प्लस ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0, लिख दो 0। 0 लिखना जरूरी है ताकि आप पहचान जाओ कि हमने इस वाले पार्ट को क्या किया है, क्योंकि जब ये लिमिट आएगी du बाई डी आर r बराबर r नोट तो वो 0 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर 0 नहीं होगा। 0 कौन हो रहा है, du बाई डी आर r बराबर r नोट वाला फैक्टर। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में रखना है इस चीज को। अपने पास अब इसका मान आ गया। ठीक है, du बाई d2u बाई dv स्क्वायर r बराबर r नोट पर कितना आया, d2u बाई dv स्क्वायर dr स्क्वायर और dr बाई dv का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको लिख लो यहां पर, इसको हटा देते हैं। d2u बाई dv स्क्वायर, अब इसमें मान रख दो यहां पर, अतः 1/बीटा नॉट। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन का मान कहां रख रहे हैं, 4 में, तो जब 4 में रखेंगे तो उस 4 के अंदर भी r बराबर r नोट वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि ये तो किसके लिए था, नॉर्मल के लिए। अब हम विशेष अवस्था लगा रहे हैं, एक विशेष कंडीशन है, तो बीटा की जगह बीटा नोट लिखेंगे, v की जगह v नोट लिखेंगे, और इसके जगह में क्या लिखूं, ठीक है, इस वाले पार्ट की जगह d2u बाई डी आर स्क्वायर r बराबर r नॉट इंटू डी आर बाई डी वी का होल स्क्वायर r बराबर r नॉट। इसके अलावा कुछ पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब इन सबको हटा लो, और इसका मान तो हम निकालेंगे, हमने 5वें लेक्चर में u का मान निकाला था, u का मान हमने निकाला था माइनस के अल्फा स्क्वायर। ठीक है, माइनस के अल्फा स्क्वायर 1/r माइनस रो अपन r नोट स्क्वायर e की पावर माइनस r नोट अपन रो। ठीक है, वो जो जनरल टर्म थी उसका 2 बार r के साथ अवकलन करेंगे और फिर उसमें r बराबर r नोट रखेंगे, जो मान आएगा वो याद रखना है। dr बाई dv क्या है, ये रहा dr बाई dv, ध्यान से देख लो, जब ये dv बाई dr है तो 6r स्क्वायर है, dr बाई dv कितना होगा, 1/6r स्क्वायर, फिर उसमें r बराबर r नोट भी रखना है, तो 1/6r नोट स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा, 1/36 r नोट की पावर 4।
अब इसमें रख दो ना यहां से। अच्छा वी नोट कितना है, वी नोट की वैल्यू कितनी है, क्या यहाँ पर वी नोट आपके पास सिंपली, क्योंकि वी बराबर कितना है 2r3, तो वी नोट कितना होगा 2r0 मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 1/6r0² का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 1/β0 इज इक्वल टू, ये हो गया 2r0³ और d2u/dr², इसको ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। और यहां से कितना हो गया 36r0⁴, ठीक है बच्चों। अब क्या करना क्या है, d2u/dr² के अलावा पूरा जितना पार्ट है वो उसको लेके चले जाओ उधर, तो ये बन गया d2u/dr², r बराबर r0 के ऊपर बराबर, देखो यहां से कितना है, ये 4 पावर है 3 है, कैंसिल हो गई, यहां से कितना बच गया 18, तो 18r0 कहां चला जाएगा β0 के ऊपर, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितना आ गया 5 हो गया था, 6 दे दो इसको, d2u/dr² r बराबर r0 की वैल्यू आ गई, ध्यान से देख लेना, इसका 2 से कट गया, ये 18/36 और इधर r0³ था वो कट गया, r0 पर 4 से 4 चली गई, एक बार बच गई, तो 18r0 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 से, और इधर वैल्यू आ जाएगी d2u/dr² कितनी 18r0/β0, ठीक है 18r0/β0। ये β0 क्या है, जब क्रिस्टल साम्यावस्था में है तो उसकी संपीड्यता, r0 क्या है अंतरानाभिक दूरी, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने पास आ गई। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिस्टल के लिए u का मान कितना होता है, -k∆2 1/r माइनस ρ/r02 e की पावर r माइनस r0/ρ, यही था u का मान, ठीक है। -k∆2 1/r माइनस ρ/r02 e की पावर माइनस r माइनस r0/ρ। अब देखो क्या करना है इसके साथ, यहां पर हमें सिंपल इसका अवकलन करना है d2u/dr², ठीक है d2u/dr², दो बार अवकलन करो इसका, देखो -k∆2 ऐसे कैसे जाएगा, पहले एक बार अवकलन कर लेते हैं फिर उसका अगेन कर देंगे एक बार। अच्छा 1/r का कितना होगा -1/r², ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान से करना है, -ρ/r02 ऐसे कैसे रहेगा, e की पावर माइनस r, एक तो रो है e की पावर माइनस r/ρ और एक है e की पावर माइनस माइनस प्लस r0/ρ, तो e की पावर r0/ρ का तो होगा नहीं, तो कांस्टेंट है उसका, तो वो तो ऐसे कैसे बिहेव करेगा, r/ρ का क्या होगा, सिंपल यहां से e की पावर में e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन उसमें जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आता है हमेशा, ठीक है, जो वेरिएबल के साथ होता है चर के साथ, यहां पर है -1/ρ, -1/ρ है तो वो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो -1/ρ आएगा, इसका मतलब यहां से मैं लिख दूं इसको, माइनस तो पहले से ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1/ρ और रो से रो कैंसिल, ठीक है। एक बार और कर दो इसका, -k∆e², देखो 1/r² का क्या होगा -2/r³, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
यहाँ से रो से रो कैंसिल हो गया था, 1/r0² ही बचा हुआ है, 1/r0² ही बचा हुआ है। इसका जब वापस करोगे तो -1/रो वापस आएगा, तो -1/रो और r0² पहले से है। ठीक है बच्चों, e की पावर -r-r0/रो, e की पावर -r-r0/रो, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, अब इसका मान कहाँ चाहिए आपको? इसका मान चाहिए r बराबर r0 पर। ठीक है, तो r बराबर r0 रखने पर देखो क्या होगा, -k अल्फा e², 2/r0³, यहां से क्या होगा, -1/रो r0²। r की जगह r0 रखूंगा तो r0 - r0 कितना हो गया, 0, e की पावर 0 1, तो ये पूरा फैक्टर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, यहां से क्या कर लेते हैं, मैं सिंपली माइनस कॉमन ले रहा हूं। ओके, और देखो 1/r0², इसमें भी r0³ है ना, तो r0² तो है, तो r0² कॉमन ले रहा हूं, तो k अल्फा e² अपॉन r0², k अल्फा e² अपॉन r0², क्या बच गया इसमें, माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये तो बच जाएगा प्लस का, तो ये सिंपली, और यदि आप इसके अंदर r0³ कॉमन लेना चाहें, r0³ कॉमन लेना चाहें तो यहां तो बच जाएगा 2/1 यानी 2, और इसमें r0 ऊपर चला जाएगा फिर, क्योंकि ऊपर नीचे r0 से गुणा भी तो करना पड़ेगा, नीचे क्या है r0³ बनाने के लिए, तो फिर r0/रो बच जाएगा। तो एक काम कर लो, इसमें 3 कॉमन ले लो, तो यहां से r0/रो -2। ठीक है, तो k अल्फा e² अपॉन r0³ r0/रो -2। ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब समीकरण 6 में 6 के अंदर कहां से मान रखना है, 7 से। ठीक है, नोट करो इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको सावधानी से करना है। देखिए इक्वेशन नंबर 7 से मान रखने पर क्या आएगा, ये वाला पार्ट इधर रहेगा, तो k अल्फा e² अपॉन r0³, और यहां से बचेगा r0/रो -2 इज इक्वल टू 18r0/β0। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से हमें क्या करना है, r0/रो -2 इसको एक साइड में रखना है, और ये वाला पूरा पार्ट उधर लेके जाना है, तो ये क्या बनेगा, 18 r0 की पावर कितनी बन जाएगी, 4, क्योंकि एक पहले से 3 ऊपर 7 जाएगी, कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी, अपॉन k अल्फा बीटा e²। ठीक है, तो यहां से समीकरण को देखो, यदि r0 मेरे पास है, बिल्कुल है, यदि, और अल्फा क्या है, मॉडलिंग कांस्टेंट, k 9 10 के घात 9, 18 r0 बिल्कुल पास है, और e² भी है, बीटा, ठीक, और बीटा किसका क्या है, β0, यहां से क्या है आपके पास, β0। ओके, यदि β0 की वैल्यू कैलकुलेट हो आपके पास, यदि β0 है तो आप आसानी से यहां से रो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सबकी वैल्यू अपने पास, रो की नहीं है, β0 की वैल्यू यदि आपके पास है तो यहां से आप आसानी से प्रतिकर्षी चरघातांक, प्रतिकर्षी घातांक रो का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 8 आता है। अब इसमें लिखना है, और एक चीज और दिखाऊंगा आपको मैं यहाँ पर,
ठीक है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखो, देखो इसको ध्यान से, यहाँ पर बिना नोट ज्ञात होने पर रो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक है अपना डेरिवेशन। और क्या करना है इसमें, ये जो इक्वेशन 6 आपको दिख रही है, इसको और इसके मॉडिफाइड फॉर्म को क्या बोलते हैं, बोन मेयर समीकरण या बोन मेयर संबंध या बोन मेयर रिलेशन। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद में क्या लिखोगे, समीकरण 6 में यदि आप दोनों तरफ आर नॉट स्क्वायर से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, आर नॉट क्यूब। अब देखो इसमें से 18 में से 2 निकालो, कितना बच जाएगा, 9, 9 गुणा 2, वो 2r क्यूब किसमें चला जाएगा, ऐसे लिख देखो इसको, 2r नॉट क्यूब क्या बन गया, v नॉट। ये जो समीकरण आपको दिख रहा है ये 6 का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, कुछ नहीं है, 6 ही है। ठीक है, यह संबंध, यह समीकरण बोर्न मेयर संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, बोर्न मेयर संबंध। ठीक है बच्चों, यहां से देख लो आसानी से, यहां तक लिखो इसको एक बार। तो इस लेक्चर में अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया कि यदि आपके पास बीटा नोट है, बीटा नोट का मतलब साम्य अवस्था में r बराबर r नोट पर आयनिक क्रिस्टल की संपीड़ितता, तो आप उससे आसानी से रो का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। और कैलकुलेशन के अलावा जो इसमें u का मान है, ठीक है, वो भी कौन सा है, जो हमने बोन मेयर से निकाला था, u बराबर यू ए प्लस यू आर। यू ए क्या है, एट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, और यू आर क्या है, रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। रिपल्सिव वाले में टर्म क्या आई थी, बी अपॉन ए की पावर आर अपॉन रो, उसको इंक्लूड करना है। फिर हमने जो u का मान निकाला था वो कितना आएगा, माइनस के अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन आर माइनस रो अपॉन आर नोट स्क्वायर e की पावर माइनस आर नोट अपॉन रो। ध्यान रखना, इसको याद रखना है। अब आप उसमें यदि उसी u में r बराबर r नोट रख देते हैं, ठीक है, जैसे फॉर्मूला क्या था, u इज इक्वल टू माइनस के अल्फा स्क्वायर ठीक। अब इसमें आप एक काम कीजिए, इसके अंदर डायरेक्ट r बराबर r नोट लिखिए, u क्या बन जाएगा, u नॉट। अच्छा, यू नॉट को क्या बोलते हैं, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा या फिर जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी। ये बोलते हैं, कितनी आएगी ये, जहां आर है उसकी जगह आर नॉट रख दो, तो माइनस के अल्फा स्क्वायर, आर की जगह क्या आएगा, आर नॉट माइनस, अब यहां से देखिए रो अपन आर नॉट स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा, रो अपन आर नॉट स्क्वायर e की पावर r माइनस आर नोट e की पावर 0, कितना बनेगा 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से r नोट को कॉमन ले लो आप, तो 1 माइनस रो अपॉन आर नोट, ये किसके बराबर है, u नॉट के बराबर है। यहां से भी हम, ये अलग है, थोड़ा सा उससे अलग है, ठीक है, इसको अलग से नीचे से लिखोगे। यदि आपके पास u नॉट है, u नॉट यानी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, और r नॉट है, अल्फा k और e स्क्वायर सबको पता होते हैं, तो यदि क्रिस्टल NaCl है तो उसके लिए 1.74 ऐड होगा, सीजियम है, सीजियम क्लोराइड है तो उसके लिए 1.76 होगा अल्फा, ठीक। e का मान आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। r नॉट
किसी भी क्रिस्टल के लिए फिक्स होता है। यहाँ से रो का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें इसको नोट कर लेना, यहाँ तक हमें सोल्व करना है। ओके, अब इसके बाद में अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध और उसके अलावा जो भी बंध बचे हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा डेरिवेशन वाला पार्ट यही था, अब वापस थ्योरी आ जाएगी 1-2 लेक्चर के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, शुरू से जो अभी तक आपने जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उन सबको रिवाइज करते रहना। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।